So, hello everyone, welcome back to our channel Masterminds. And today I have come with the fourth lecture. इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर आज लेके आए हैं हम, जिसमें कि हम ये कवर करेंगे कि जितने भी PYQs हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के, सीडीएस के, सीएपीएफ के और स्टेट पीसीएस के फ्रॉम 1991 टू 2025 सारे हम लोग देखेंगे किसके, इकोनॉमी के। तो पहले हम इकोनॉमी के देखेंगे, फिर धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट्स के देखेंगे। तो इस सीरीज़ में ये हमारा चौथा लेक्चर है और 3 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और जिसमें से कि 2 लेक्चर थे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पे और जो तीसरा लेक्चर था वो था पब्लिक फाइनेंस पे। तो पब्लिक फाइनेंस का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें कि हम यूपीएससी सीएससी के 1991 से 2025 तक के कर चुके हैं, और अब हम देखेंगे सीएपीएफ, सीडीएस और अदर पीसीएस के जो कुछ जो जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1991 टू 2025 तक। तो जो यूपीएससी प्रीलिम्स के थे वो ऑलरेडी हमने देख रखे हैं, कहाँ तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 42। एंड नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 43 जो कि अदर पीसीएस, सीएपीएफ और सीडीएस के हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 43। सो द 43rd क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी ड्यूटी क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है, और इसका प्राइमरी ड्यूटी क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, टू गिव द रिकमेंडेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ऑब्वियसली दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स, यही इसका काम होता है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 44th क्वेश्चन, एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन लिकर इज इम्पोज्ड बाय। तो हमने बचपन से सुनते आए हैं कि जो लिकर पे तो टैक्स लगता है वो कौन लगाता है? स्टेट लगाता है, क्योंकि लिकर जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट उस पर टैक्स लगाता है। सो स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस कम्स अंडर द लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल, जो कि स्टेट सब्जेक्ट आते हैं जिसमें से। नाउ 45th क्वेश्चन, consider the following statement and select the correct answer from the code given below the statements. Zero based budget has been introduced in India. Zero based budget has been introduced in India. तो करेक्ट, जीरो बेस्ड बजट 2005 के अराउंड में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये करेक्ट है। दूसरा है, द जीरो बेस्ड बजट टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एवरी स्कीम बिफोर बजटरी प्रोविजन इज मेड। तो दिस एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जीरो बेस का मतलब यही होता है कि जब भी आप बजट एलोकेट करो तो एक शुरू से आप उसको कुछ नहीं मानना, उसको जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी कंपोनेंट है, सबको जस्टिफाई करना है, उसके बाद ही उस पर बजट मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि पीछे जो आपने किया है उसको रेफरेंस नहीं माना जाएगा। आप क्या करोगे एकदम जीरो से लेकर के स्टार्ट किया जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, now coming to the next question, which of the following is not eligible for any income tax rebate। तो इनकम टैक्स रिबेट किस में नहीं मिलता है ये पूछ रहा है। सो नाउ विल सी कि जो किसान विकास पत्र है इसमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो लेट्स सी, पीपीएफ में मिलता है, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो तो उसमें टैक्स रिलीफ मिल जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो, इसमें भी मिल जाएगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम इसमें मिल जाएगा। सो द किसान विकास पत्र में आपको दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स रिबेट। ठीक है, अब तो वैसे किसी में नहीं है क्योंकि नए टैक्स स्लैब में ये सबको हटा दिया गया है। नाउ 47th क्वेश्चन, एज कंपेयर टू द रेवेन्यू डिफिसिट फिजिकल डिफिसिट विल ऑलवेज रिमेन। सी, जो रेवेन्यू डिफिसिट है उससे फिजिकल डिफिसिट हमेशा क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली हायर रहेगा, क्योंकि रेवेन्यू डिफिसिट होता है प्लस बोरोइंग भी होता है उसमें, तो वो हमेशा आगे रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। उससे फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा उससे। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आउटकम बजट फ्रॉम 2005। Under this, the monitoring of the outcome will be the responsibility of C। जो क्या बोल रहे हैं कि आउटकम बजटिंग जो इंट्रोड्यूस किया गया 2005 में,
तो उसके अंदर जो आउटकम जो वो कौन मॉनिटर करेगा? तो ऑब्वियसली वो यूनियन कैबिनेट तो करेगा नहीं, प्लानिंग कमीशन भी नहीं करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड प्लानिंग कमीशन ज्वाइंटली ऑब्वियसली दोनों मिलकर करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड प्लानिंग कमीशन दोनों ज्वाइंटली। ये 2009 की बात है। अब क्या करता है? नीति आयोग करता है। सो फॉर द टाइम बिंग इट इज़ डन बाय द नीति आयोग। और नीति आयोग का जो है DMEO एक ऑफिस है जिसको बोलते हैं डिवीज़न, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, वो करता है। तो अब अगर आएगा तो उसको प्लानिंग कमीशन मारना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? सब्सिडीज, टैक्सेस, रिबेट्स, ये सारे जो होते हैं, फिजिकल स्टिमुलस, इन सब का फंक्शन क्या नहीं है? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट तो चाहेगी ही कि एम्प्लॉयमेंट हो, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्जेक्टिव होगा ही उसका। प्राइस स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का मकसद होता है प्राइस स्टेबिलिटी का। रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं, ये क्यों करेगा? रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो फिजिकल पॉलिसी का काम नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑब्वियसली चाहेगा कि वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री है, वेलफेयर स्टेट है, आर्टिकल DVSP है, इसलिए। सो द इंटरेस्ट रेट का रेगुलेट करना उसका काम नहीं है। नाउ 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिलोंग टू द यूनियन गवर्नमेंट? तो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं अलोन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है उसमें, ठीक है? तो कस्टम ड्यूटीज़ एंड कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड कॉरपोरेशन टैक्स जो होते हैं, ये दोनों ड्यूटी है किसकी? यूनियन के अलोन। स्टेट उस पर कस्टम, फॉर इंस्टेंस जस्ट इमेजिन कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया से श्रीलंका, इंडिया से पाकिस्तान, ये तो बॉर्डर जो होते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पे तो यूनियन गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगा, ड्यूटी लगाएगा उस पर। जो प्रोडक्ट आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उस पर भी टैक्सेस लगाते हैं, वो भी गवर्नमेंट ही लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कॉरपोरेशन टैक्स वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। तो कॉरपोरेशन टैक्स होता है लेवी ऑन द इनकम ऑफ कंपनीज और द कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन पे जो होते हैं, जो इनकम लगता है, इनकम इन पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। तो वो लगाएगा यूनियन गवर्नमेंट ही लगाएगा, ठीक है। नाउ द 51st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम द इनकम फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया? इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स, तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव तो है, जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जो स्लैब होते हैं वो प्रोग्रेसिव ही है। इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, यस इट इज़ इनकम पे टू टैक्स जो लगता है वो डायरेक्ट टैक्स ही है। इट इज़ कलेक्टेड पता नहीं है, तो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इट इज़ अ प्रोपोर्शनल टैक्स, ये भी नहीं है। सो 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। डिफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का बाद डिफिसिट है उसको फाइनेंस करेगी, तो लोन लेगी बैंक से और उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो इन्फ्लेशन होगा ही। इट इंक्रीजेज मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो सही बात है। लोगों के पास पैसा होगा, पैसा देगी तो गुड्स एंड सर्विस जो है, लोगों को मनी सप्लाई होगा और लोग गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे। सो इट्स द करेक्ट आंसर ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ ए कमोडिटी टू बायर्स? तो जो बायर होता है उसका जो कमोडिटी जो खरीदता है उस पर डायरेक्ट, सी विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी टू द बायर? जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है उसको डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करता है, कौन सा? तो इनकम टैक्स वो तो करता ही है। इंपोर्ट ड्यूटी भी करता है, अगर इंपोर्ट करता है तो उसमें डायरेक्ट ऐड हो जाएगा वैल्यू। एक्सरसाइज ड्यूटी प्रोडक्शन की उसमें डायरेक्ट वैल्यू ऐड हो गया। बट ट्रेड टैक्स जो है ये नहीं करता है, ठीक है। सो विल सी कि व्हाट इज जो ट्रेड टैक्स होता है, इन कंट्रास्ट जो ट्रेड टेस्ट होते हैं, ट्रेड टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली उसका प्राइस को इंक्रीज नहीं करता है। Now 54th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट कौन से टैक्स को लेवी नहीं करता है? तो अभी हमने देखा था ऊपर में, पर्सनल इनकम टैक्स होता ही है, कॉर्पोरेशन टैक्स होता ही है, और गिफ्ट टैक्स भी होता है। बट जो एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो स्टेट का, जैसे मूवी सिनेमाज बने तो हॉल में अपने सिनेमाज लगाएं, तो उसका जो टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और जो गिफ्ट टैक्स होता है, पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स आर ऑल लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। गिफ्ट टैक्स जो अप्लाई होता है, जो आप गिफ्ट ट्रांसफ़र करते हो ना, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हुए अपने घर वाले पर ट्रांसफ़र कर दिया, कंपनी का कुछ एसेट ट्रांसफ़र कर दिए अपने रिलेटिव को, वो हो गया गिफ्ट टैक्स। नाउ द नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम इन द करेंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है
और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में जो होता है, जो एसेट्स और एसेट्स जो होते हैं, जो क्रिएट करते हैं फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होती है, वो आते हैं। और जो करंट अकाउंट जो होते हैं वो आते हैं, नॉर्मल ट्रेड हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सारे आते हैं उसमें, गिफ्ट्स हो गए। सो द कॉर्पोरेशन टैक्स ऑब्वियसली इट विल कम अंडर दैट। प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस, yes it will come under that current. Sales of national saving certificate, yes this also comes under that. Loan received will come under the capital, so fourth is incorrect. Exercise duties also does not come under the current, so 1, 2 and 3 is only the correct option. Okay, just a moment. No, this is not the correct option, because corporate tax is there, profit from the public services is there, and exercise, yeah, it is a tax, so it is there. So 1, 2 and 5th is there, third is not there. Third, sale of national saving certificate, it is the government's asset in that current account में. Why the indirect taxes are termed regressive tax mechanism? Regressive क्या होता है कि अब चाहे कितनी भी आपकी इनकम हो, आप पे रेग्रेसिव, जितना ज़्यादा इनकम है उतना कम लग रहा है आप पे, तो उसको बोलते हैं रेग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उससे टैक्स बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उससे टैक्स घटता है, तो बोलते हैं रेग्रेसिव। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रेग्रेसिव भी होता है। दे आर चार्ज एट हायर रेट देन द डायरेक्ट टैक्स, नहीं, दे आर चार्ज एट द सेम रेट, नहीं, दे आर नॉट चार्ज द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप। सही बात है, दे आर नॉट चार्ज सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप। अगर ऑल इनकम ग्रुप, होल्ड ऑन, दे आर चार्ज द सेम रेट फॉर ऑल, या दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हर किसी पे चाहे कितना भी आपका इनकम हो, आप पे सेम ही लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो दिस इज वाई कोई भी हो सब पे सेम लगता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट? तो रेवेन्यू अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं है, कौन सा इसमें से? तो रेवेन्यू अकाउंट में इंक्लूड नहीं होंगे, वो होंगे इंटरेस्ट रिसीव, यस इट इज देयर, टैक्स रिसिप्ट ये है रेवेन्यू अकाउंट में, प्रॉफिट डिविडेंड ये भी है। स्मॉल सेविंग इज नॉट अंडर द रेवेन्यू, स्मॉल सेविंग जो होता है वो रेवेन्यू में नहीं आता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। जो ऊपर ही क्वेश्चन था, द सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दैट ऑल्सो कम अंडर द कैपिटल अकाउंट, सो जस्ट रिमेंबर इट। नाउ द 58th क्वेश्चन, what has been kept under the purview of GST? तो GST का परव्यू में क्या रखा गया है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नहीं, अल्कोहल पे तो लगता ही नहीं है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी ये भी इसके बाहर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये भी इसके बाहर है। तो घी जो है उसके अंदर रखा गया है। अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दीज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST। घी जो है इट इज अ टैक्सेबल कमोडिटी अंडर GST। टोबिन टैक्स इज लेविड on bodies creating expenditure on the basis of weight on foreign exchange transaction, yeah it is the on foreign exchange transaction। so Tobin tax जो होता है वो foreign exchange transaction पे उस पे लगता है on spot trades to penalize short term currency trading in order to stabilize market and disincentivize speculation। जैसे अगर आप एक्सचेंज में गए और वहाँ बोले कि बहुत ज़्यादा पैसा एक्सचेंज करना अदर करेंसी में, तो वहाँ पे आपको टोबिन टैक्स लग जाएगा ताकि आपको डिसेंटिवाइज किया जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी को एक्सचेंज ना करें। नाउ द 60th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबोलिश्ड बाय द GST ने कौन से टैक्सेस को एबोलिश कर दिया था? प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी है, कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी, इनकम टैक्स अभी भी है, तो वैट हट गया है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है उससे कौन सा मिनिस्ट्री रिलेटेड है? सो ऑब्वियसली इट इज़, सी द ट्रेड रिलेटेड कौन ही कर सकता है? तो जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा वही करेगा, और कौन करेगा? फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फिजिकल पॉलिसी क्या करता है, किस चीज़ पे कंसर्न होता है? द वॉल्यूम ऑफ करेंसी दैट बैंक्स पुट इन द इकोनॉमिक सिस्टम, नहीं। द पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सही बात है, गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन का पॉलिसी होता है और स्पेंडिंग का पॉलिसी होता है उससे रिलेटेड होता है। टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, सी जो इनहेरिटेड, जो फादर से फोर फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होते जाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपली ये पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन टैक्स होता है उस पर।
सो द टैक्स अब जब सेल करते हैं, सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसको कैपिटल गेन टैक्स लगता है कि व्हेन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज सोल्ड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, सेल प्राइस एंड द एक्विजिशन कॉस्ट is considered as capital gains, and this gain is subject to taxation as per the prevailing capital gains tax law in the country. So कैपिटल गेन टैक्स कितने में आपने जब एक्वायर किया तो कितना था, अभी बेच रहे हैं तो कितना है, तो उस पर जो कैपिटल गेन हुआ उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है, तो एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू होगा, इकोनॉमिक अफेयर है. बैंकिंग डिवीजन नहीं है, बैंकिंग डिवीजन तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है. In India, the Indian Parliament exercises control on audit of the budget through C. तो बजट पे जो ऑडिट करता है वो किसके थ्रू कंट्रोल करता है? सो द आंसर इज PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है वो करती है ओवरसाइट, ऑडिट करती है किस पे? बजट पे, कि जो पास हुए थे, कितने एक्सपेंडिचर हुए, क्या हुए, कैसे हुए, सारा वो देखती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कैग का रिपोर्ट होता है वो उसको रिव्यू करता है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन GST. तो GST में कौन सा टैक्स इंक्लूडेड नहीं है? तो एक्सरसाइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स. तो सी इसमें से मोस्टली इंक्लूडेड है. सो कस्टम ड्यूटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज इट इज़ इंटर कंट्री. इंटर कंट्री जो सेल्स होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस पर लगता है, तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है. रेस्ट एक्सरसाइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स सारे इंक्लूडेड हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? सो द करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि करंट अकाउंट में जितना रिसीव हुआ और करंट अकाउंट में जितना एक्सपेंडिचर हुआ जो बाहर गया उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. तो ये मेजर करता है कि द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जो उसका जो डिफरेंस होता है मॉनेटरी वैल्यू, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. तो इसका क्या ऑप्शन जो है इससे परफेक्ट मैच कर रहे हैं. सो द डिफिसिट काउंट विद द एक्सेस ऑफ टोटल इम्पोर्ट ओवर टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अ ईयर. तो एक साल में कितना इंपोर्ट किए और कितना एक्सपोर्ट किए हैं उसका डिफरेंस जो होता है वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट. तो इंडिया का करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट ही है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, और कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव होता है. विच द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉनेटरी सप्लाई. तो मॉनेटरी सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. कौन कौन से स्टेप्स लेने से? परचेज ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक. सी द पब्लिक से अगर ट्रेजरी बॉन्ड लेगा तो पब्लिक को पैसा देगा गवर्नमेंट, तो इससे तो बढ़ेगा सप्लाई, तो पहला नहीं होगा. दूसरा है कि सेल ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पब्लिक. तो पब्लिक को अगर ट्रेजरी बिल देगी गवर्नमेंट, सॉरी बैंक, तो उससे पैसा लेगी, तो यस ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा. सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अगर बेचती है, तो सी अगर डॉलर है, डॉलर बेच रही है गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, तो क्या होगा? उसके बदले में पैसा लेगी तो पैसा घटेगा मार्केट में. ठीक है, सो तीसरा भी सही है. परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल. अब परचेज करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये गलत. तो 2 और 3 ही सही ऑप्शन है इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर द GST. इस GST में सब्ज्यूम नहीं किया गया है. तो सी अभी मैंने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि कस्टम ड्यूटी को सब्ज्यूम नहीं किया गया है. सर्विस टैक्स को, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, टैक्सेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कर लिया गया, लेकिन कस्टम ड्यूटी को नहीं सब्ज्यूम किया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिजिकल डिफिसिट टू अराइव अ प्राइमरी डिफिसिट. तो प्राइमरी डिफिसिट पे आने के लिए फिजिकल डिफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, डेफिनेशन में ही उसका जो इक्वेशन में उसके होते हैं. द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज. सी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो होता है वो बढ़ता है, और वो कैसे बढ़ता है? बाय इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज द. तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है तो प्राइवेट स्पेंडिंग भी बढ़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल ये पूछना चाह रहा है. तो क्राउडिंग इन बोलते हैं. गवर्नमेंट बैंक से पैसा लिया और इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने, प्राइवेट कंपनी भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो क्राउडिंग इन बोलते हैं. क्राउडिंग आउट तब होता है जब गवर्नमेंट बैंक से पैसा लिया, अब बैंक के पास पैसा नहीं है, अब इन्वेस्टमेंट देने के लिए, लोन देने के लिए लोगों को, तब होता है क्राउडिंग आउट.
in excess of total expenditure of government over its total receipt, excluding the borrowing, that is called fiscal deficit as per the definition of fiscal deficit. Consider the following statement about the impact of tax. A tax is shifted forward to consumers if the demand is inelastic related to supply. See, it's a very conceptual question that we have to be very careful while answering the question. ठीक है, तो ये बोल रहा है a tax is shifted towards to forward to consumer if the demand is inelastic related to the supply. See, अगर डिमांड जो है चाहे कितना भी हो, सप्लाई सेम है, ठीक है, when the demand is inelastic, मीनिंग ये होता है कंज्यूमर आर लेस रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंज. ठीक है, तो जो प्राइस चेंज हो रहा है उससे कंज्यूमर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा कि अ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड टू कंज्यूमर. इन दिस केस क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स कैन पास ऑन द बर्डन ऑफ द टैक्स टू द कंज्यूमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो बढ़ा के वो पास ऑन कर देंगे किस पे, प्राइस बढ़ने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है डिमांड पे, तो क्या करेगा वो कि वो पास ऑन कर देगा कंज्यूमर को ही. A tax is shifted backward to producers if the supply is relatively more inelastic than demand. सही बात है, दोनों सही बात. जस्ट उसका अपोजिट पूछ रहा है कि जब सप्लाई जो रिलेटिवली मोर इनलास्टिक देन डिमांड होता है, तो जो क्या होता है कि जो टैक्स बर्डन होता है वो हो जाता है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है प्रोड्यूसर पे. इस केस में क्या होता है कि प्रोड्यूसर मे बियर अ large portion of the tax burden because they have limited flexibility to reduce the quantity supplied without significant cost implications. तो वो करने पड़ते हैं उनको. So this is the very conceptual question that you should always think, और उसके बाद बनाना है इसको. Now the next one, already we have seen this question कि fiscal deficit क्या होता है, revenue deficit क्या होता है, effective revenue deficit क्या होता है, primary deficit क्या होता है. तो fiscal deficit देखा था हमने, total expenditure minus total receipt and non-debt कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू डिफिसिट का था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट कैपिटल. सब सही मैच किया. प्राइमरी डिफिसिट फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट जो होता है उसका कंपोनेंट नहीं है. तो कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट ये है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ये भी है, डिसइन्वेस्टमेंट ये रेवेन्यू नहीं कैपिटल का पार्ट है, इंटरेस्ट रिसिप्ट ये भी है. ठीक है, सो नाउ विल सी द 76 क्वेश्चन. विल सी which of the following statement are correct statements. The ability to pay the principle of taxation holds that the amount of taxes people pay should relate to their income or wealth. ठीक है, तो सही बात है. द एबिलिटी टू पे द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड्स दैट द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेएबल पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम. सही बात है, कितना इनकम है उससे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम. सही बात है, बेनिफिट प्रिंसिपल वही है कि कितना बेनिफिट हो रहा है उतना पे करेंगे. सही बात है. A progressive tax takes a large share of tax from poor families than it does from the rich family. नहीं, ये regressive tax का definition था. 3 तो वैसे ही गलत हो गया था, तो वैसे भी C इसका आंसर हो जाता है. Indirect taxes have the advantage of being cheaper and easier to collect. सही बात है, सब पे लगा दिया ऑलरेडी कलेक्ट हो जाता है हर बार. Now the next question, which one of the following represents a progressive tax structure. तो प्रोग्रेसिव क्या होता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका टैक्स स्लैब रेट बढ़ता जाता है. तो टैक्स रेट इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस. सही बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज नॉट प्रोवाइडेड रेगुलर बजटरी सपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड रेगुलर बजटरी सपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सी दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज बिकॉज ये कभी नहीं पूछेगा, बट चलो फिर भी. तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग करता है उसको. इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA को करता है. आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल करता है. यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया को नहीं करता है. ठीक है, बिकॉज ये NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट वाज फाउंडेड इन 1870 में. और ये क्यों हुआ था, टू प्रमोट द स्टडी ऑफ मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर. ठीक है, इससे डोनेशन पे चलता है, ग्रांट पे चलता है, इसीलिए उसको बजटरी सपोर्ट नहीं देते हैं. Which one of the following is not a source of tax revenue for the central government in India? टैक्स रेवेन्यू का सोर्स नहीं है.
इनकम टैक्स है, कस्टम भी है, सर्विस टैक्स स्टेट का है, उसका नहीं है, सॉरी सर्विस टैक्स भी है। मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो लगता है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। मोटर व्हीकल टैक्स जो होता है इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द मोटर इज अ स्टेट लेवल टैक्स इम्पोज बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो स्टेट के अंदर में आता है, रजिस्ट्रेशन भी उसके अंदर आता है, ओनरशिप भी उसके अंदर में आता है, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट नहीं है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज ये भी है, गुड्स भी है, सर्विसेज भी। इनकम रिसिप्ट एंड द पेमेंट ये भी है। कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल में आता है, उसमें नहीं आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स इन इंडिया इज लेविड ऑन इनकम ऑफ ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स? कौन सा कॉर्पोरेशन टैक्स में इंक्लूडेड नहीं है, ये पूछ रहा है। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेसेस, ऑब्वियसली प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेसेस होगा तो उस पर टैक्स लगेगा ही। कैपिटल गेंस ये भी है, अगर कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको बेचे तो लगेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ये भी है। सेल प्रोसीड्स ऑफ टैक्स इस पे नहीं लगता है, सेल प्रोसीड्स ऑफ टैक्स जो होता है उस पर नहीं लगता है। द सेल प्रोसीड्स ऑफ असेट्स जो होता है आर नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, क्योंकि एक कंपनी व्हेन सेल इट्स एसेट such as property or the equipment, the proceeds from these sales are not subject to the corporation tax. Now the 82nd question, the 15th Finance Commission used fiscal effort as a criteria for horizontal devolution unlike the 14th Finance Commission. सही बात है। Next is both 14th and 15th Finance Commission used pre-2011 demographic variables as a criteria for horizontal distribution. सही बात है। 1970 1971 का था एंड 2011 का, दोनों 2011 का ये यूज़ किया, उसमें से 1971 का एक था यूज़ 14th में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ ए टैक्स ऑन ए कमोडिटी is independent of who, buyer or seller, it is explicitly imposed upon. तो क्या बोल रहा है कि the burden of a tax on a commodity is dependent of कि कौन, buyer या seller, it is explicitly imposed upon. सही बात है, ठीक है। as it is does not depend on who the tax is legally imposed upon. Even if the government asks the seller to pay the tax, the seller may raise the price and pass on some of it to the buyer. ठीक है। द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली जो टैक्स का बर्डन होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के कर्व पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन हाउ सेंसिटिव द बायर एंड द सेलर आर टू द प्राइस चेंज। उसी से कितना सेंसिटिव है, कितना प्राइस चेंज करने से टैक्स बढ़ रहा है और उसी हिसाब से बर्डन भी शिफ्ट होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी ए पी 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट रिमार्केबल क्वेश्चन एंड यू शुड रिवाइज दिस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तभी जाके अच्छी क्लैरिटी आएगी और आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द 84th क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज वेटेज असाइंड टू द फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डिवोल्यूशन फॉर्मूला गिवन बाय द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर शेयरिंग द यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट्स? तो कितना परसेंट उसको रखा गया है, ठीक है। सो एज वी ऑल नो कि जो शेयर उसका है वो है 10%, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ ईयर 2011 was first introduced in the tax devolution formula for sharing union tax revenue with the states by, तो ऑब्वियसली वो 14th फाइनेंस कमीशन ने किया था, पहली बार 2011 को इंक्लूड किया था, ठीक। And the 15th Finance Commission later increased the weight given to the 2011 population, but it was not the first to introduce it. Which of the next question? Which of the following is a part of the capital receipt of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैपिटल रिसीप्ट में कौन कौन सा आता है? जो एसेट की रेटिंग होते हैं, ठीक है। सो द डिसइन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो आएगा वो कैपिटल में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड यह आता है करंट में। स्मॉल सेविंग्स, यस इट इज देयर। नेट मार्केट बोरोइंग, यस इट इज देयर। सो second is incorrect, so the correct answer is D. Fiscal deficit in the union budget means, fiscal deficit again the same definition, it is the total expenditure minus total receipt excluding the borrowing, correct. So this was the definition of fiscal deficit.
सो इट इज द सम ऑफ बजटरी डिफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। सही बात है, बजटरी डिफिसिट कितना है प्लस बोरोइंग कितना है, वही होता है। द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज कैपिटल रिसिप्ट में आता है वो। जीएसटी इज ए, जीएसटी कौन सा टाइप का टैक्स है ये पूछ रहा है। सो डीएससी है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, दैट वी ऑल नो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन पे लगता है ना, फाइनल कंजम्पशन जो करते हैं उसी पे लगता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज एन ऑटोमेटिव स्टेबलाइजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमी। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है, तो वो किसका, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का बोल रहा है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो पर्सनल इनकम टैक्स ऑटोमेटिक स्टेबलाइज करता है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आर टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो डिज़ाइन किए जाते हैं टू ऑफसेट फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू देयर नॉर्मल ऑपरेशन विदाउट एडिशनल लाइक टाइमली authorization by the government or the policy mission. The best known automotive stabilizers are the progressive graduated corporate and personal income tax and transfer system, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वेलफेयर मेजर्स उसमें दे देते हैं। ऑटोमेटिव स्टेबलाइजर्स क्या होता है कि आर कॉल्ड दिस बिकॉज दे एक्ट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक साइकिल एंड आर एक्चुअली ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड विदाउट एडिशनल गवर्नमेंट एक्शन। बिना कोई गवर्नमेंट एडिशनल एक्शन के वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है, बाकी सब में गवर्नमेंट एक्शन लेना पड़ता है। रंगराजन कमेटी was related to, see now they have asked about the match the following. तो रंगराजन कमेटी was related to the disinvestment of shares in PSU. नरसिम्हन कमेटी was related to banking reform. केलकर कमेटी was related to tax reform. मल्होत्रा कमेटी was related to insurance sector. So the correct answer is A का 3, B का 4, C का 1 and D का 2. So the C is the correct answer. The government of India announced a new scheme, Nirveer, in the budget 2020 and 21. Which of the following sectors of the economy will take the benefit from this scheme? तो निर्वीर क्या होता है? निर्वीर होता है निर्यात ऋण विकास योजना। तो निर्यात ऋण विकास योजना कौन करेगा? एक्सपोर्ट सेक्टर। निर्यात ऋण विकास योजना, तो निर्यात करेगा जो एक्सपोर्ट करेगा उसको होगा। Which of the following taxes, next question, which of the following tax is levied by the union and collected and appropriated by the states? तो लेवी करता है यूनियन बट कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट करता है स्टेट, वो होता है स्टैम्प ड्यूटीज। वो लेवी करता है यूनियन बट कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन इज डन बाय द स्टेट। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ, सी इंटरेस्ट पेमेंट अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रेवेन्यू, ओके द ऑप्शंस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली, क्योंकि कैपिटल में तो इंटरेस्ट पेमेंट होता नहीं है, उसमें तो लोन जो कैपिटल एसेट के फ्यूचर एसेट क्रिएटिंग होते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज वाले होते हैं वो होते हैं। सो विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। दैट वाज द पब्लिक फाइनेंस। सो पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। सो 2 चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है आउट ऑफ टोटल 7 चैप्टर्स। नाउ व्हाट वी विल सी कि अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी तक हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और इसमें हम लोग ने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस को ख़त्म कर लिया है। तो इसके साथ हमने अभी तक लगभग 240 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। 240 क्वेश्चन बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये, और ऐसे करके हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन करेंगे टोटल इकोनॉमिक्स के और सारे PYQs कवर कर लेंगे, ताकि आपको कभी भी इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अगर आप देख के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी सिविल सर्विसेज में आएगा स्टैटिक रिलेटेड तो आप सारे कर पाओगे। सो जस्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस सो दैट वी कैन कम अप विद अ न्यू लेक्चर सीरीज, और आपको इसका बेनिफिट मिले और आपको जो अपकमिंग CSC एग्ज़ाम है जो प्रीलिम्स का मे में वो क्लियर हो जाए, और जो भी आप एग्जाम दो सिविल सर्विसेज रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाए और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस।